Hello, one and all. Welcome to Swago Bio. Now, in this particular video, I will be talking about how to prepare for IIT JAM Biotechnology and what should be your preparation strategy to get into IIT and IISc Bangalore. I have already made a video in which I have talked about what are the recent changes that have taken place in the recent year or over the last 5 years in IIT Biotechnology and Biological Science. So please do have a watch this video so that you will have an idea that how you have to prepare for the exam and how you have to what are the changes. You will be informed better if you will watch this video. And then this video is particularly about the preparation strategy. Then what should be your preparation strategy for IIT JAM Biotechnology? We will be talking about its syllabus, we will be talking about the most important cutoff, and we will be talking about number of seats and everything and how you should qualify your exam. I will be talking about each and everything based on the research of my last 5 years of the previous year paper, as well as I had my personal experience of being an IITian. I got into IIT Roorkee in 2016. So I will tell you everything with every proof that how these things have changed. So first of all हम start करते हैं इसके पेपर पैटर्न से. पेपर पैटर्न 2014 तक अलग था. 2015 में ये पेपर पैटर्न जो कि IIT JEE एडवांस का जो पेपर पैटर्न था उसको एडप्ट किया गया था. पहले सब सिंगल क्वेश्चन 1 नंबर के आते थे, 100 क्वेश्चन आते थे 2014 तक और 100 मार्क्स के आते थे. लेकिन इसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम किए गए, एग्जाम की टाइमिंग वही रही, बट पेपर की डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाया गया. सबसे पहले आता है एमसीक्यू. एमसीक्यू मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, राइट. इसमें आपके दो टाइप के चले आते हैं, एक 1 मार्क्स वाले और एक 2 मार्क्स वाले. 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं तो 10 मार्क्स, 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं तो आपके 40 मार्क्स. तो ये आपका पहला सेक्शन खत्म होता है. फिर ये इस सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होता है इस सेक्शन में. मतलब जो भी मार्क्स है उसका 1/3 मार्क्स अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो तो कट जाता है. दूसरा होता है एमएसक्यू. ये होता है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन. इन दोनों में नो नेगेटिव मार्किंग, राइट. अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज यू विल बी नॉट अवॉर्डेड एनी मार्क्स. सबसे डिफिकल्ट होता है एमएसक्यू को करेक्ट करना, क्योंकि अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन है ABCD, तो इसमें मल्टीपल सेलेक्ट. सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन के एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं. एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी होते हैं आंसर्स. अगर मान लीजिए ये कोई पार्टिकुलर ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 4 आंसर्स है, ABCD 4 ऑप्शन है, राइट. और इसका आंसर है मान लीजिए आपका B, C और D, और आपने चुना ACD, तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा. यू हैव टू बी करेक्ट. गलत गलत होता है, थोड़ा गलत कुछ नहीं होता और थोड़ा सही कुछ नहीं होता. इफ़ यू आर रॉन्ग मीन्स यू आर रॉन्ग. तो आपको पूरे मार्क्स तभी मिलेंगे. आपका नेगेटिव भी नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है. और दूसरी बात, इसमें आपको कोई वो नहीं है. पहले था एमएसक्यू में बच्चे तुक्का भी मार देते थे कि अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है, जब 100 क्वेश्चन आते थे. लेकिन अब ऐसा नहीं होता है. एमएसक्यू ये 10 क्वेश्चन नहीं होते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं, पर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. बच्चों को काफ़ी एज मिलता है. अगर आपको कोई चीज़ पता है तो अगर तरीके से पता है तभी आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, अदरवाइज नहीं कीजिए. फिर होता है नेट. ये क्वेश्चंस तो मुझे लगता है इससे भी टफ होता है. क्यों? क्योंकि इसमें होता है न्यूमेरिकल्स. इसमें आपको सिंगल स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन होते हैं, वो 1 मार्क्स के होते हैं, ये थोड़े इजी होते हैं. उसके बाद जो क्वेश्चंस होते हैं ये 2 मार्क्स के होते हैं. जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन आया तो उसका अगर वैल्यू अगर 20 आंसर है तो ये आपके ऑप्शंस में नहीं होगा. अगर आप पेपर को सॉल्व कर रहे हो, अगर 20 आंसर आया आप 20 भर दो. तो वैसे तो किसी भी क्वेश्चंस के अगर आंसर्स आने के इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं तो कोई भी आंसर हो सकता है. तो आपको बहुत ही प्रिसाइज और एक्यूरेट होना पड़ता है इन टाइप के क्वेश्चंस को सही करने के लिए. हाँ, थोड़ा सा रेंज रहता है. मान लीजिए किसी का आंसर आ रहा है 0.28, तो आपको आंसर में दे दिया जाएगा कि अगर 0.26 से लेके और 0.30 तक अगर किसी ने लिया है तो उसका सही माना जाए, इतना. लेकिन इससे ज़्यादा ऐसा नहीं कि आप 0.4 लिखेंगे तो आपका सही होगा, बिल्कुल भी नहीं. तो आप ऐसे नहीं, क्योंकि जनरली ऑप्शंस में होता है कि ऑप्शंस वाले क्वेश्चन में अगर पावर 10 to power 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो आप
जल्दी से रफ में अप्रोक्सीमेशन यूज करके आपको टिक कर सकते हो, बट हेयर यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज। अगेन नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बच्चे अटेम्प्ट कर देते हैं क्योंकि नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है, क्योंकि इतने सारे नंबर में आप कुछ भी फिल कर दो, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है हम फिल कुछ और कर रहे तो आंसर कुछ और होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों सेक्शंस। और आप देखें तो 50 मार्क्स के ये सेक्शंस होते हैं, ये दोनों जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और 50 मार्क्स के ये क्वेश्चन होते हैं। अब बात करते हैं इस एग्जाम की सिलेबस की। वैसे तो ये एग्जाम जो बच्चे ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होते हैं और जो ग्रेजुएट हो गए होते हैं वो इस एग्जाम को देते हैं, बट इसका अगर सिलेबस की बात करें तो जनरली बायो के बच्चों को देखा जाता है वो मैथ्स में उतना इंटरेस्ट शो नहीं करते। 11th-12th में उनके पास मैथ्स नहीं होता है, लेकिन इस एग्जाम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपसे क्लास 12 तक का मैथ्स पूछेंगे ही पूछेंगे, तो इसलिए इस एग्जाम की डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाती है। एक तो बायो के बच्चे 10th के बाद 11th में मैथ्स लेते इसलिए हैं क्योंकि उनको बायो लेते इसलिए हैं क्योंकि उनको मैथ्स नहीं पढ़ना पड़े, और ये एग्ज़ाम फिर भी आपको मैथ्स से दूर नहीं भागने देगा, आपसे मैथ्स पूछेगा। दूसरी बात, हम ग्रेजुएशन के जब 3 ईयर में होते, 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन जब होता है, तो 12 तक तो हमारी फिजिक्स केमिस्ट्री भी अच्छी होती है क्योंकि जस्ट हम बोर्ड एग्जाम्स दे के आए होते हैं या नीट की पेपर दिए होते हैं, तो हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी होती है। बायो ऑफ कोर्स हम आगे तो पढ़ते ही ग्रेजुएशन में, लेकिन विद द पासिंग ऑफ टाइम एंड लैक ऑफ रिवीजन, ऑफ कोर्स अगर आप ग्रेजुएशन में अगर बायो से कर रहे हो तो बायो ही पढ़ोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री पे ध्यान नहीं होता। हम 3 साल होते होते हम फिजिक्स केमिस्ट्री भूल चुके होते हैं। आईआईटी जैम आपको वापस 3 साल पीछे ले जाता है और आपसे अच्छे अच्छे फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। फिजिक्स और मैथ्स, एक तो मैथ्स आपने पढ़ा नहीं, फिजिक्स आपको आता नहीं था, आता होता तो आप नीट निकाल लेते, ठीक है। नीट निकला होता तो आप ग्रेजुएशन नहीं करते। बहुत कम बच्चे होते हैं जो नीट छोड़ के ग्रेजुएशन करते हैं और वापस जाकर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, वो पेपर सॉल्व कर रहे हो जो मैथ्स, तो इसलिए थोड़ी डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है आईआईटी जैम लिखता है अपने सिलेबस में 10+2+3 मीन्स 10th के बाद 2 साल 12th, फिर 3 साल ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन तक की केमिस्ट्री आपसे पूछी जा सकती है। अगेन बायोलॉजी, ऑफ कोर्स आप अगर बायो ले रहे हो, बायो के कोई भी ब्रांच में हो, इधर इस बीएससी बायोलॉजी, कंप्लीट प्लेन बायोलॉजी और बोटनी, जियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड लाइफ साइंस, एनीथिंग, तो आपको बायो तो आती रहती है, बट ये जो पोर्शंस है इनमें थोड़ी सी हमें दिक्कत होती है। तो इसके सिलेबस के लिए मैं बात करते हूँ, सिलेबस का पीडीएफ है, आप उसे डाउनलोड कीजिए, बट हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। नोबडी कंप्लीट्स द होल सिलेबस ऑफ आईआईटी जैम, क्योंकि होने वाला ही नहीं है। जिन बच्चों ने मैथ्स लिया ही नहीं वो इस एग्ज़ाम के लिए मैथ्स तो नहीं करेगा ना। जिन बच्चों ने, जिनको 11th-12th में ढंग से फिजिक्स नहीं आई, ऑफकोर्स 12th की फिजिक्स तो हमें आ रही होती है, बस 11th का तो हम भूल चुके होते हैं, बट कुछ चैप्टर्स हैं जिनको हम कर सकते हैं, कुछ चैप्टर केमिस्ट्री के हैं जिनको हम कर सकते हैं। अगर उनको फोकस करें तो हमें इस एग्ज़ाम में भी फ़ायदा मिलता है और इस तरह के जो भी एमएससी के एंट्रेंसेज हैं उनमें बेनिफिट मिलता है, तो इसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। तो हम देखते हैं क्या है। 100 नंबर का पेपर होता है, तो एक बार हम कट ऑफ को देख लें कि कट ऑफ कैसे अप्रोच किया जाए, कट ऑफ को कैसे पहुंचा जाए। मैं पहले बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो कट ऑफ होता है, कट ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हो, बट एडमिशन तभी मिलेगा जब आप उस सीट्स के ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक के ब्रैकेट में आओगे। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो, दैट डजंट मीन यू आर एलिजिबल फॉर गेटिंग एडमिशन इन दिस इंस्टीट्यूशन। ये मैं फर्स्ट क्लियर कर देता हूँ। हर साल कट ऑफ वेरी किया है। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि कैसे आईआईटी का पैटर्न चेंज हुआ। 2016 में मैथ्स कंपल्सरी किया गया, फिर 17 में भी रहा, 18 में भी रहा, उसके बाद 18 से हटा दिया गया, 19 से हटा दिया गया। तो काफ़ी कट ऑफ में उथल पुथल देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेज देखने को मिलते हैं। तो हम बात करते हैं 2020। अभी आप जनरली इन 2 साल के कट ऑफ को कंसीडर कीजिएगा, 19 और 20 को, क्योंकि 18 में मैथ्स कंपलसरी था, तो बहुत सारे बच्चे नहीं थे जिनके पास मैथ्स थे, वो जिनके पास मैथ्स थे सिर्फ वही दे सकते थे। बहुत सारे बच्चे जिनके पास सिर्फ बायोलॉजी था 12th में, वो नहीं दे सकते थे। तो 2 साल के कट ऑफ को कंसीडर कीजिए और कोशिश कीजिए कि इससे हमेशा 10-20 मार्क्स ऊपर लाने का, तब आप बिल्कुल सेफ होंगे। ओके, 2020 में जो कट ऑफ गया है वो अप्रॉक्स 40 गया है, 39.86 ये कट ऑफ है, राइट।
ये ओबीसी के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 35 था, 4 मार्क्स कम, और एससी एसटी के लिए मात्र 20 मार्क्स है, राइट, ऑलमोस्ट हाफ का डिफरेंस है। फिर यहाँ पे 22 मार्क्स है, राइट, फिर यहाँ पे 22 मार्क्स का डिफरेंस है जनरल और ओबीसी में, और यहाँ पे 11, ऑलमोस्ट यहाँ पे हाफ का फर्क है। मैं इसकी 27 है, ये कट ऑफ हर साल बदलता है, लेकिन पेपर की ट्रेंड की बात करें तो कभी ऐसा नहीं हुआ है कट ऑफ 50 प्लस गया है, ऐसा नहीं हुआ है। इनफैक्ट 2017 और 16 की बात करूँ, जब मैथ्स कंपलसरी किया गया था, द ईयर विच आई गेट इनटू आईआईटी, उस साल कट ऑफ गया था मात्र 14 मार्क्स जनरल का, क्वालिफाइंग मार्क्स मात्र 14 था, और मेरे थे ऑलमोस्ट 94 मार्क्स के आसपास, राइट। तो उस साल बहुत सारे बच्चे छट गए थे जिनके पास मैथ्स नहीं था, और पेपर भी बहुत टफ आया था। इसलिए यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि कट ऑफ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टफनेस ऑफ द पेपर। टफनेस ऑफ द पेपर बढ़ा तो कट ऑफ कम जाएगा, जितना टफ पेपर आएगा उतना कट ऑफ कम होगा, राइट। तो आप उसी अकॉर्डिंग पेपर को अटेम्प्ट करें। इस साल का पेपर 2020 का पेपर काफ़ी इजी था, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, इनफैक्ट बहुत क्वेश्चन तो ऐसे थे जो क्लास 12 के बच्चे भी सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ईजी थे, ठीक है। तो वैसे अगर क्वेश्चन आते हैं स्वाभाविक है सब करेंगे उसको सही। फिर डिसाइडिंग फैक्टर वही क्वेश्चन बनता है जो मुश्किल हो जाता है, जो मुश्किल होता है वही क्वेश्चन डिसाइड करता है कि किसका सही हुआ, और उसी के फिर मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि जो इजी है वो सब सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए कट ऑफ देखो अब बहुत ज़्यादा आपको जंप मिलेगा, यहाँ पे बैलेंस पेपर रहा होगा इसलिए कट ऑफ इस तरह से रहा। ये हो गई इसकी बातें। अब हम आते हैं इस तरफ, डेट इज आपके क्या क्या पोर्शंस आते हैं। केमिस्ट्री ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चंस केमिस्ट्री में आते हैं, तीनों सेक्शंस में मिला के, एमसीक्यू, एमएसक्यू और नेट में। फिर फिजिक्स में 11 क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स में 9 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद ये सारे के सारे क्वेश्चंस बायोलॉजी के किसी न किसी पार्ट से हैं। टोटल क्वेश्चन को आप सम अप करेंगे तो आपके आएंगे 60 क्वेश्चंस, राइट। अब देख सकते हैं आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हो गया ऊपर, उसके बाद है बायो केमिस्ट्री, मोलिकुलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इवोल्यूशन, टेक्निक्स, जिसमें सारे बायो के टेक्निक्स चले आते हैं, जैसे पीसीआर हो गया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, ठीक है, जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी, इकोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका क्राइटेरिया। अब बच्चों की यहाँ पे काफ़ी वैरायटी है। एक बच्चा अगर जियोलॉजी ऑनर्स कर रहा है, एक बच्चा बॉटनी ऑनर्स कर रहा है, एक बच्चा माइक्रोबायोलॉजी कर रहा है, एक बच्चा बायोकेमिस्ट्री कर रहा है, एक बच्चा लाइफ साइंस कर रहा है, तो उसके पास डिफरेंट डिफरेंट पेपर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस होता है। किसी का कोई पार्ट, ऑफ कोर्स कोई अगर माइक्रोबायोलॉजी कर रहा है उसको माइक्रोबायोलॉजी बेटर आ रहा होगा, कोई अगर जियोलॉजी कर रहा है उसको एनिमल फिजियोलॉजी बेटर आ रहा होगा। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कॉमन होते हैं, आई विल सजेस्ट कि आप उन कॉमन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें। जैसे वो टॉपिक्स जिनको पढ़ के आपको जरूर एग्जाम में जाना है, उनमें जो बायो में सबसे पहले जो टॉप पे रहेगा वो आपका लीड करेगा, ये 7 स्टार मैंने लगाया, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। अगर बिना बायोकेमिस्ट्री को आप पढ़ के जाते हो तो आप समझ लेना कि आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री अगर अलग लेवल की मैथ्स है तो आप एक्सेप्शनल केस में आते हो, लेकिन बायो में, क्योंकि बायो आप मेनली करके जा रहे हो, हल्का फल्का फिजिक्स केमिस्ट्री पता है, तो फिर आपको बायोकेमिस्ट्री जरूर करके जाना चाहिए। बायोकेमिस्ट्री में मेनली 4 चीज़ आते हैं, मैं सबके बारे में आपको डिटेल बताने वाला हूँ किसमें से आपको क्या पढ़ के जाना है, तो वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो बायोकेमिस्ट्री में मेनली 4 चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक तो आपका आता है बायोमोलिक्यूल्स में जो आता है प्रोटीन्स, एंजाइम्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स, इन चारों टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। इनमें भी मैं रैंकिंग करूं कि आपको क्या पढ़ के जाना है, तो सबसे टॉप पे रहेगा एंजाइम्स, फिर रहेगा आपका प्रोटीन्स और एमिनो एसिड के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस। एंजाइम की तो आपको मैकेलिस मेंटेन इक्वेशन के सारे वेरिएशंस के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, कैसे एक सबस्ट्रेट बनाने से कैसे कैसे वेलोसिटी में फ्लक्चुएशन आते हैं, सारे वेराइटी आपको आने चाहिए एंजाइम्स। प्रोटीन्स में आप सारा कीजिए, एमिनो एसिड में डिफरेंट पीएच पे क्या उसका नेचर होगा, सब कुछ होगा, वो सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। वेट निकालने आना चाहिए, पेप्टाइड का, ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। ये कार्बोहाइड्रेट्स में आप पॉलीसेकेराइड्स में सारे बॉन्ड देख के जाए, स्टार्च, सुक्रोज, ये सब के क्वेश्चन आएंगे आपको। लिपिड्स में जाने जाए कि आपके कोलेस्ट्रॉल है, कि आपके फॉस्फोलिपिड है, सारी चीज़ें, इनमें भी आपको एंजाइम्स बिल्कुल पढ़ के जाना है। ये बहुत लोग मेटाबॉलिज्म को भी मानते हैं बायोकेमिस्ट्री में, लेकिन मेनली यही पढ़ाए जाते हैं। मेटाबॉलिज्म की भी बात करें तो आप वो भी पढ़ के जा सकते हैं, जिसमें आपका ग्लाइकोलिसिस आता है, रेस्पिरेशन आता है, ठीक है, ये सब के भी क्वेश्चंस आते हैं, राइट।
और बायोकेमिस्ट्री और फोटोसिंथेसिस भी बहुत जगह, जैसे स्ट्रायर जैसी बुक, लेनिंजे जैसी बुक में ये भी होता है। तो बायोकेमिस्ट्री तो आप बिल्कुल ही करके जाए, मैं इसको हाईली रिकमेंड करता हूँ बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद जो आता है आपका मोल बायो। मोल बायो में आप डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, लैक ऑफ एरोन, ठीक है, इन 4 टॉपिक्स को अच्छे से करके जाए। बहुत हाई लेवल की करके जाने की जरूरत नहीं। इन 4 टॉपिक्स का बेसिक्स जो 11th-12th में है वो तो जरूर पढ़ के जाए। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 वो पढ़ ले, आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद आप जो ग्रेजुएशन में पढ़े हो वो आपके पास तो है ही, ठीक है। ये सारी चीज़ें। सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी में आप जो ऑफ कोर्स आप सेल बायोलॉजी के लिए कोई बच्चा एक पूरी बुक कूपर नहीं पढ़ के जाएगा या फिर कार्प नहीं पढ़ के जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेल बायोलॉजी के लिए सबसे पहले आप एनसीईआरटी कवर करें, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा एडवांस हो, उसके मेम्ब्रेन की फिजियोलॉजी जिससे से पढ़ के जाए और ऑर्गेनेल्स के बारे में, ये ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। सेल बायोलॉजी आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। यहाँ पे आप सेल डिवीजन करके जाए, सेल डिवीजन से न्यूमेरिकल आ सकता है, राइट। तो सेल बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है। माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरियल ग्रोथ काइनेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं कि बैक्टीरिया को इतना टाइम पीरियड दिया तो इसके ग्रोथ रेट क्या होगी, नहीं होगी। यहाँ से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, ये आप करके जाए। बायोलॉजी में जो भी सिलेबस है ना, तो जहाँ जहाँ न्यूमेरिकल वाले पोर्शन हैं आपको रटने वाले बायोलॉजी बहुत कम आता है, न्यूमेरिकल वाले पोर्शंस है आप वो करके जाए। बैक्टीरिया का ग्रोथ काइनेटिक्स करके जाए, ठीक है। एक लीथल डोज का न्यूमेरिकल आता है वो करके जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप करके जाए। फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाले जो कौन से बैक्टीरिया किसके लिए होते हैं, जैसे आपको है ना कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है तो किसको इनहिबिट, कौन से एंटीबायोटिक कहाँ पे इनहिबिट करता है प्रोटीन ट्रांसलेशन में, ये सब सारे टॉपिक्स कभी ना भूलें। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का क्या है कि इवोल्यूशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जैसे बायोटेक वाले, बायोकेमिस्ट्री वाले ये सब नहीं पढ़ते हैं। जूलॉजी वाले ऑफ कोर्स इवोल्यूशन पढ़ के जाते हैं क्योंकि उनके पास कोर्स में ही होता है। इवोल्यूशन में मैं कहूँगा क्लास 12th की एनसीईआरटी पढ़ के जाए, इट्स मोर देन इनफ, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता सब कुछ करना। टेक्निक्स, टेक्निक्स से एक क्वेश्चन हर साल श्योर शॉर्ट है, एक तो हाइड्रोजन एनएमआर, इसके क्वेश्चंस आपको आएंगे ही आएंगे। और टेक्निक में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर के भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, एचटीएस स्टेज, प्लाज्मिड आइसोलेशन, डीएनए आइसोलेशन, ये सब की जो टेक्निक्स है ये, और प्लस हाइड्रोजन एनएमआर और कार्बन एनएमआर, इनके क्वेश्चंस हर साल आते हैं। आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा कितने होंगे ये निकालने वाले, तो ये नहीं भूले। जेनेटिक्स बहुत बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्रिपरेशन करते हैं 11th-12th में, और जो नहीं करते हैं तो आप जेनेटिक्स का एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो करके जाए और स्पेशली कुछ पोर्शंस करके जाए जिसमें स्पेशली मेंडेलियन जेनेटिक्स, जैसे पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में बहुत सारी चीज़ें चली आती है, उतना नहीं, ट्रांसपोजन ये सब इतना नहीं, लेकिन हाँ आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, कम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और लिंकेज पे क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको करके जाना है। पॉलीजेनिक, प्लियोट्रॉपिक इनहेरिटेंस, ये सब टॉपिक्स, और पॉपुलेशन जेनेटिक्स जिससे हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम हो गया, ये वाले क्वेश्चंस आपको करके जाने, राइट। और पेडिग्री भी कर सकते हैं, वैसे पेडिग्री से क्वेश्चन इधर नहीं आए तो जेनेटिक्स जरूर करके जाए, 5 स्टार मैंने पहले लगाया हुआ। इम्यूनोलॉजी, ऑफ कोर्स इम्यून सिस्टम के सारे सेल्स आपको करके जाना है। एमएससी कॉम्प्लेक्स करके जाए, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम करके जाए, और जो जो इसके इंपॉर्टेंट सेल्स है वो करके जाए। कभी कभी एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शंस भी आए हैं कि इस कंसंट्रेशन पे क्या होगा, वो भी आप देख लेना, ठीक है। इकोलॉजी आप ऐसे नहीं कर पाओगे क्योंकि क्या होता है, बोटनी वाले अपने एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं प्लांट के, है ना, माइक्रोबायोलॉजी वाले माइक्रोबियल इकोलॉजी पढ़ते हैं, जूलॉजी वाले एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। तो इकोलॉजी मैं कहूँगा क्लास 12th की एनसीईआरटी कर लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट होता है। बात आती है ह्यूमन एनिमल फिजियोलॉजी की। एनिमल फिजियोलॉजी जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, जो आपको बायोमेडिकल साइंस वाले हैं, जूलॉजी वाले हैं, लाइफ साइंस वाले भी ये तो कर लेते हैं, तो इनके पास तो ऑफकोर्स मेन पेपर में होता है ग्रेजुएशन के। और जो बच्चे हैं जैसे कि बायोकेमिस्ट्री वाले और माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक वाले, ये क्लास 12th की एनसीईआरटी करके जाए अच्छे से, क्योंकि अगर आपने अच्छे लेवल से पढ़ रखा है, नहीं तो किसी भी इंस्टीट्यूट का मटेरियल है थोड़ा सा एडवांस होता है तो वो ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन तक की फिजियोलॉजी कवर कर लेते हैं, तो वहाँ से करके जाए। और प्लांट फिजियोलॉजी भी एनसीईआरटी से, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस क्लास 11th के एनसीईआरटी से जरूर करके जाए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इतना आप कर लेते हैं, राइट। तो ऑलमोस्ट आपके ये कितने क्वेश्चंस हो गए, 12, 23 और 9, 32, फिर भी आपके पास 23 क्वेश्चन बचता है। आप अगर 50 से 60 नंबर के बीच में लाते हैं, 50 से 60, क्योंकि टॉपर आपका 70-73 तक लटक जाता है, इससे ऊपर ऐसा नहीं कि कोई आपको 99-100 पेपर ला रहा है इस पर, इतना सिलेबस ही, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन तो बहुत ऐसे ही छोड़ देते हैं, राइट। फिजिक्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन आप नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन का लेवल भी बोर्ड लेवल से ऊपर होता है, न्यूमेरिकल्स होते हैं, जेई मेंस लेवल के, नीट लेवल के न्यूमेरिकल आते हैं,
केमिस्ट्री के कुछ पोर्शन आप कर सकते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या करके जाना है। एक आप पीएच कंसेप्ट के क्वेश्चन करके जाए, जैसे कि क्वेश्चंस आते हैं किसी सॉल्यूशन का पीएच 3 है, किसी का 5 है, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया, यानी कहने का मतलब ये इक्विलिब्रियम के आयनिक वाले पार्ट को करके जाए और उसमें भी बफर का जो हेंडरसन हैसेलबैक इक्वेशन है वो करके जाए, राइट। तो ये आपका एक आता है पीएच कॉन्सेप्ट में आप इक्विलिब्रियम करके जाए। अगर आपके पास टाइम है आप प्रिपेयर कर सकते हो, 11-12 में अपने से पढ़ा है तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ के जाए, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ के जाओ, राइट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ न्यूमेरिकल्स लेके जाओ जो आपको पता है, जैसे कि एक तो जीओसी आपको पता ही है, कभी कभी नोमेनक्लेचर भी आ जाता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। और रिएक्शंस, एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वास्ट है। जिन बच्चों के पास ग्रेजुएशन में जैसे लाइफ साइंस वालों के पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, इनऑर्गेनिक होती है, तो उनको थोड़ा एज मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। और फिजिकल में आप फिजिकल में कॉम्प्लेक्स नहीं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ के जाओ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये सब। फिजिक्स में ऑफ कोर्स फिजिक्स इज सो वास्ट, आप कर नहीं सकते इसको, तो जो भी आपके फिजिक्स के, जैसे कि आपको लाइट से नहीं, इलेक्ट्रोस्टैट से थोड़े क्वेश्चन आते हैं, मैग्नेटिज्म से थोड़े क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब टॉपिक अगर आप कर सकते हो तो कर लेना, अगर करना तो ये करना, इलेक्ट्रोस्टैट करना, मैग्नेटिज्म करना, राइट। और उसके बाद आपको थोड़ा सा आपको मॉडर्न फिजिक्स आता है तो मॉडर्न फिजिक्स कर सकते हो, राइट। ये सारी टिप कर सकते हो। मैथ्स में कुछ मैथ्स, अगर आपको मैथ्स या तो करके नहीं जाओगे, अगर आपने 11-12 में लिया हुआ है तो आपके लिए भी पॉसिबल नहीं होता कि आप पूरी मैथ्स रिवीजन कर जाओ। तो मैं कुछ खास टॉपिक्स बता देता हूँ जो आप करके जाओ, जो आपको और एग्जाम्स में भी हेल्प मिलेगा। जैसे टिफर हो गया, आपको जेएनयू हो जाता है, जेएनयू में भी आते हैं क्वेश्चंस, तो आप क्या क्या करके जाओ। आप डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिसेस ये कर सकते हो, आप बेसिक डिफरेंशिएशन कर सकते हो क्योंकि उसके बहुत सारे फॉर्म्स है, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंशिएशन कर सकते हो, आप बेसिक इंटीग्रेशन कर सकते हो, बेसिक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और लिमिट्स, ये 3 अगर करके जाते हो, और प्रोबेबिलिटी प्लस परमुटेशन इन कॉम्बिनेशन, इससे ज़्यादा मैथ्स में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, राइट, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूरा नहीं, बहुत हाई लेवल के न्यूमेरिकल नहीं, बस पता होना चाहिए कि कैसे, जैसे कि फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का तो nxn-1, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं, इंटीग्रेशन में प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें बेसिक्स पता होना चाहिए, और लिमिट वाले कैसे होते हैं, और डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए, हल्का सा मैट्रिसेस का आपको पता होना चाहिए, सेट्स पता होना चाहिए, और प्रोबेबिलिटी का आपको बहुत हेल्प मिलेगा, कंडीशनल और अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये आपको और भी एग्जाम्स में काम आएंगे, और जेनेटिक्स में भी आपको काफ़ी अच्छा हेल्प मिलता है प्रोबेबिलिटी से। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से अच्छे क्वेश्चन आते हैं, वो आप कर लोगे तो आपको ऐसे भी आपकी रीजनिंग एप्टीट्यूड बढ़ जाती है, राइट। तो ये टॉपिक्स मैथ्स में बस आपको करने हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हो गए ये जो आप कवर कर सकते हो, और इसके थ्रू आप जितना मैंने बताया अगर इतना आप करते हो तो यू कैन ईजिली गेट you will not only qualify but you will get IISc बैंगलोर एंड IIT मुंबई। अब मैं बात करता हूँ सीट्स की, ये मैंने बता दिया आपको काफ़ी डिटेल में सबके बारे में। अब मैं बात करता हूँ सीट्स की। अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो IIT बॉम्बे में 29 सीट्स है, सारे कैटेगरी मिला के, जनरल, OBC, SC ST और फिजिकली हैंडीकैप जो होते हैं वो, और 3 जो है वहाँ पे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी होती है, उसमें 3 सीट्स है, तो तीनों में एक है, जनरल, OBC और SC, इस तरह से एक सीट है। तो इस तरह से 32 सीट्स हो जाते हैं, जिसके थ्रू आप IIT बॉम्बे में 32 सीट्स के लिए दावेदारी पेश कर सकते हो। IIT रुड़की सबसे मैक्सिमम सीट्स लेके बैठा है 48, वो भी धीरे धीरे बढ़े, पहले 38 थे, 32 थे, फिर 38 हुए, फिर 48 हुए। अभी के टाइम पे मैं एकदम लेटेस्ट डेटा आपका 2020 का शेयर कर रहा हूँ, 48 सीट्स है, राइट, इसमें 18 के आसपास जनरल की सीट्स है। IIT इंदौर में 15 सीट्स है, 6 के आसपास जनरल की सीट्स होंगे। IIT खड़गपुर में 6 के आसपास, इस तरह से 4 या 5 के आसपास जनरल की सीट्स होंगे। IISc बेंगलोर ये 15 से 23 लेता है क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। IISc बेंगलोर आपको इंटीग्रेटेड मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है, ठीक है, इस तरह से आपका 5। तो मैं इसको अगर एवरेज लूँ 20 ले लेता हूँ, टोटल 127 सीट्स आते हैं। तो ये हो गया आपका सीट्स का मैट्रिक्स। 9,000 से 10,000 बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं, ठीक है। इसमें आपको 100 के आसपास, आप मान लीजिए 100 सवा 100 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। उसमें से भी जनरल, अगर इसको आप बटेगा तो आपको पता है, अगर हम इंडिया को रिजर्वेशन सिस्टम को फॉलो करें तो अगर आप जनरल हैं तो आपको ऑल इंडिया में 50 रैंक के अंदर लाना होता है, ऑल इंडिया में 50 के अंदर लाना होता है, 50, क्योंकि आप जनरल में भी 2 कैटेगरी आ गया। जनरल में आप OBC में भी 2 है, जो क्रीमी लेयर के हैं वो भी जनरल में आते हैं, ठीक है। फिर EW से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, वो भी जनरल में आते हैं। तो जनरल में अगर आप
50 रैंक तक लाते हो या 60, एटमोस्ट 60-70 कह लो, तब आपको इन टॉप के ऊपर स्टार्टिंग के टॉप कॉलेज में आने के चांस मिलते हैं। और अगर आपको आईआईसी बेंगलोर चाहिए तो आपको टॉप 20 में आना पड़ेगा। इनफैक्ट आईआईसी बेंगलोर और मुंबई दोनों आपको टॉप 20 में इनका एडमिशन क्लोज हो जाता है। टॉप 30 तक मैक्सिमम जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 30 तक एडमिशन क्लोज तीनों राउंड की। रुड़की आपको उसके बाद मिल सकता है, इंदौर भी मिल सकता है, और इस तरह से ओबीसी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है। ये भी डिपेंड करता है कितने बच्चे ओबीसी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब चीज़ पे कट ऑफ एक। और जो ये एडमिशन जो है मैं आपको ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक बता रहा हूँ, राइट। अब जिसके आप 20 रैंक आए तो उसके पास भी तो सबके ऑप्शन है, तो ऑफकोर्स वो आईआईसी बेंगलोर प्रेफर करेगा या फिर आईआईटी बॉम्बे जाएगा। तो इस तरह से ये सारी इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप कोशिश करो 50+ में रहने का, थोड़ा सेफर साइड आप रहोगे, राइट। 50+ मार्क्स लाओ, ठीक है। आप जब आपको पढ़ना क्या है ये मैं बता देता हूँ। आप एटलीस्ट 11-12 की एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, क्योंकि वो आप पढ़ के गए होते हो, आपको एक बेसिक्स मिल जाता है पूरी बायोलॉजी का। क्योंकि आप एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट में होते हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, आप हर एक टॉपिक के लिए एक बुक पढ़ना होता है। आप एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए पूरी वाटसन नहीं कर सकते एग्जाम में। बहुत उम्मीद के साथ शुरू करोगे, रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन पर जाके खत्म हो जाओगे, ठीक है। फिर आप पूरी जेनेटिक्स के लिए बहुत सारी बुक है। कोई ग्रिफिथ पढ़ रहा है, कोई आपको कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक्स पढ़ रहा है, कोई नॉट्स और सीमंस पढ़ रहा है, कोई लेविस की बुक पढ़ रहा है। इतने सारे नहीं हो पाते, कॉलेज में बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, कुछ ही बच्चे होते जो पढ़ते हैं और सब उसी के भरोसे चलते हैं, राइट। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। माइक्रोबायोलॉजी के लिए पूरी प्रेस्कॉट नहीं पढ़ सकते, तो आप सिलेक्टेड टॉपिक्स बायोलॉजी के उन पोर्शन को टच करें जहाँ पे न्यूमेरिकल्स है, और जिसको भी करें अच्छे से करें। क्योंकि आप आईआईटी जैम की तैयारी अगर आप मार्च तक कर लेते हो, फरवरी में एग्जाम होता है, उसके बाद आपके सारे इंट्रेंसेज जो होंगे वो अप्रैल से पहले नहीं होंगे, सब अप्रैल या मई में होगा, मई से स्टार्ट होगा। तो आपके सबकी प्रिपरेशन हो जाएगी, तब तक आपको खुद आइडिया मिल जाएगा। तो अगर आप इसके लिए प्रिपेयर करते हो तो आपको ऑलमोस्ट हर एग्जाम के लिए, दूसरी बार इसके बाद एक और एग्जाम होता है गैट, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा गैट बी पे, जो कि ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट है बायोटेक्नोलॉजी के लिए। उसका भी सिलेबस ऑलमोस्ट इससे मिलता है, राइट। तो आपको हर एग्जाम के लिए एज मिलेगा। तो आप जो भी टॉपिक्स करें उसको अच्छे से करें, ताकि कहीं भी उसके एग्जाम्स के क्वेश्चन मिस ना हो। अगर इसके अलावा आपको किसी भी तरह का अपडेट चाहिए तो आप बिल्कुल हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और फेसबुक पे हमारे स्वैगो बायो पेज को लाइक कर सकते हैं, और अपनी क्वेरीज और डाउट हमें भेज सकते हैं। एज ए IITian और एज ए बायोटेक्नोलॉजिस्ट, I will be happy to help you, the future biotechnologist of this country. Hope you have enjoyed and you have got a lot information about your exam. If you are still stuck, or if you ever feel that you should contact me, or you require more information, I will definitely help you. Thank you so much.